साबरमती एक्सप्रेस या साबरमती रिपोर्ट नाम से एक फिल्म आई है, विक्रांत मैसी की है। अब इस फिल्म को दो तरीके से देखना चाहिए, एक तो फिल्म, दूसरा उसके एक्टर्स या एकता कपूर, एक है फिल्म एक है टीम। हाँ, तो फिल्म को फिल्म की तरीके से, अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज उसकी टीम एक ऐसी है जो हमें पसंद नहीं है। तो आपका क्या विचार है अजीत भाई? मैंने फिल्म देखी नहीं है और मुझे विक्रांत मैसी जैसे कन्वर्ट लोग पसंद नहीं है। मतलब ये मेरा सिंपल सा लॉजिक है। वैचारिक रूप से जो वामपंथी है ना, वो दक्षिणपंथी हो सकता है, लेकिन कन्वर्ट कभी भी आपका नहीं होगा। पर उसने विक्रांत मैसी ने ये कहा है कि आई एम बिकमिंग अ प्रैक्टिसिंग हिंदू नाउ। ना मैं, मेरी पत्नी जो है, मैं अब मंदिर में ही जाता हूँ, मेरी पत्नी हिंदू है। पत्नी का पैर भी छू रहा था, इसी साल क्यों छुआ, पहले क्यों नहीं छुआ तुमने? तो ये सब अवसरवादी लोग हैं। मुझे ऐसे लोग, विक्रांत मैसी एक्टर अच्छा है, बहुत अच्छा है। अनुराग कश्यप से मैं कितनी भी घृणा कर लूं, डायरेक्टर वो बहुत अच्छा है। सही बात। हमारे दौर के सबसे अच्छे निर्देशकों में से एक है, लेकिन वो आदमी मादरचोद है। तो उसी तरह से विक्रांत मैसी भी मेरा वही है एकदम, कि वो पॉडकास्ट में भी जा रहा है तो वो एक्टिंग ही कर रहा है वहां पे। वो भाई अपने हृदय, यार जो कन्वर्ट होते हैं ना, उनका पहला मतलब उद्देश्य होता है कि जिस चीज को मैंने त्यागा है ना, उस पर मूत दूं मैं सबसे पहले, और मूतता रहूं। तुम यार यमी गौतम को, तुमने राधे माँ वाला वो जो कमेंट है उसके ऊपर, वो एक बहुत ही घटिया आदमी कर सकता है। मतलब मैंने 2013 में यदि लव जिहाद को नहीं स्वीकारा, क्योंकि उस वक्त डेटा नहीं था उसको सपोर्ट करने के लिए, एनफ डेटा नहीं था, वो एक अलग विचार हो सकता है कि बाद में डेटा आया तो आप विचार बदल सकते। लेकिन राधे माँ को, मतलब यमी गौतम के लाल, और विवाह के बाद उसने एक पोस्ट, मतलब उसमें ऐसा भी नहीं था कि उसने कुछ जय श्री राम, और जय श्री राम भी लिखा तो उससे समस्या क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मुन लोग को दिखा देंगे, कुछ नहीं, फोटो डाली और तुम जाके नीचे, तुमने तो नाम में मसीह जोड़ दिया। एक यंग मैन नहीं थे, 22 साल के तुम नहीं थे, तुम जो अभी हो उसे 4-5 साल पहले एक घटना है मुझे लगता है। तो उसे पता चल जाता है कि आप कठुआ वाले पे उसका क्या था। तो यार 4-5 साल पहले वो ग्रोन अप इंडिविजुअल था। 4-5 साल पहले तक हम 2014 के पहले के दौर में नहीं थे कि सोशल मीडिया नहीं था, आपको पता नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है, और ये सब इनोसेंट टाइप की चीजें नहीं थी। 4-5 साल पहले आप जो कर रहे थे, आप जानबूझ करके, आपको लग रहा था कि वामपंथी इसी तरह से हमें स्वीकारेंगे, क्योंकि उस वक्त वो स्ट्रगल कर रहा था, उस वक्त तक वो फिल्मों में नहीं आया था। तो मुझे वो आदमी जो है वो पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। ना ही एकता कपूर पसंद है, जिसने सॉफ्ट पॉर्न वेब सीरीज जो है गंदी बात और इस तरह की चीज़ें की है। अब ये सब कहने के बाद भी आज मैं जाऊंगा देखने, आज शनिवार को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज मैं जाऊंगा देखने और उसके बाद मैं उस पर प्रतिक्रिया दूंगा कि ये फिल्म कैसी बनी है। तो फिल्म पे अभी मैं बात नहीं करना, उसकी स्थिति में मैं नहीं हूँ। हाँ, तभी मेरा प्रश्न आपसे यही था कि टीम और उसको पृथक पृथक देखना चाहिए या फिर अगर देखो, अगर फिल्म अच्छी है और बिना प्रोपेगेंडा के या बिना मंकी बैलेंसिंग के बनी है, तो मुझे लगता है कि हमें इतना खुलापन हमें होना चाहिए कि भाई वो एक तरह से हमारे नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है, सो वी शुड एक्सेप्ट इट। विवेक अग्निहोत्री का भी पास्ट आप देखोगे तो बहुत चेकर्ड रहा है, लेकिन वो बंदा वो उस तरह का नहीं था जिस तरह का ये है। फिर भी हम अभी भी क्वेश्चन करते हैं, और अभी वो एक तरह से बदला हुआ दिख रहा है, वो ढंग का काम कर रहा है। और हमारे नैरेटिव को, कि कश्मीर के ऊपर कभी चर्चा ही नहीं होती थी, उसे पलायन जैसे शब्द में बांध दिया जाता था। अब वो नरसंहार हुआ है कश्मीर में, ये बात लोग करने लगे, लोगों को कहानियां पता चली, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें वही करना है। ये लोग अवसरवादी, बिल्कुल। विवेक अग्निहोत्री ने जो लाइन चुना है अभी, ही इज स्टिकिंग टू इट, उसी पे चल रहा है, समझे? उसने सब कुछ दाव पे लगाया। एक फिल्म उसकी अच्छी चली, दूसरी पिट गई, नहीं चली, तीसरी फिर वो बना रहा है। तो और वो अलाइन विथ ये बना रहा है विचारधारा के साथ, और उसने राष्ट्रवादी वेव को राइट नहीं किया है, उसके बाद वो वेव क्रिएट हुई है। He did not write it.
उसने पुश किया और उससे लगा कि बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर प्रोड्यूसर को लगा कि यार हम इस दिशा में भी अब फिल्म बना सकते हैं। इसकी देखो यार, जिस टाइम पे विवेक आया था ना, विवेक अपने रिस्क पे आया था। देखो हम उस पर बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि स्टोरी लाइन, कैमरा वर्क, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लास्ट वाला जो मतलब वो कृष्णा और मिथुन के बीच में जो बोन फायर के आसपास का जो पूरा जिक्र है ना, उसके कब वो रीशूट हुआ, कब उसमें कैमरा चेंज हुआ, कब एक्शन हुआ, वो सब अलग अलग दिखाई देता है। कैमरा वर्क भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छा नहीं है क्योंकि बजट ही बहुत कम था। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर के उस व्यक्ति ने वो काम शुरू किया था। ये जरूर, ये सही बात है कि एकता कपूर हो या मसीह हो, मसीह तो खैर देखो एक एक्टर जिसका चयन किया गया, हम यहाँ लेंगे एकता को, कि एकता तो इस वेव को राइड कर रही है, उसको लग रहा है कि मुझे ये वेव चल रही है तो काम करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक पूरा का पूरा एक जत्था, एक बंच आया है फिल्मों का। एक आई थी बंगाल फाइल, एक आई थी अजमेर 92, एक आई थी उसी के साथ साथ में रजाकार, मतलब आके ना बहुत सारी फिल्में चली गई। हम दो हमारे आखिर पलायन कब तक। हाँ, और आपकी तकफ बोर्ड के नाम से आई थी ना वो, तो वकफ की जगह तकफ कर दिया गया था। तो एक ये भी फिल्म आई थी। तो उनकी जो क्वालिटी थी वो और भी ज्यादा घटिया थी, उनकी स्टोरी लाइन और भी ज्यादा घटिया थी। द कन्वर्जन देख लो आप, बबलू डब्लू। तो इनसे थोड़ी सी ऊपर की है। मैंने फिल्म देखी है कल, मुझे उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी, कसी हुई लगी। बहुत कम टाइम लिया फिल्म ने, ऐसा नहीं कि उसको खींचा गया हो, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रुलाई रही है फिल्म आपको। लास्ट वाले जो सीन है वो मतलब आपको जकड़ देते हैं, लगता है कि यार इस तरीके से हुआ है। फिल्म अपने साथ धीरे धीरे आपको लेके चलती है। समर कुमार ये कैरेक्टर का नाम है, उसका जीवन किस प्रकार से बदलता है, हिंदी न्यूज़ और इंग्लिश न्यूज़ के बीच का जो फ़र्क है ये मेनली इसमें दिखाया गया है। किस तरीके से उन्होंने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया था, और वर्षों तक ना केवल वो नैरेटिव बदला, हिंदुओं को एक तरीके से अपराधी के रूप में खड़ा कर दिया। जो मुख्य अपराधी थे, 8:02 होता है उसमें, अगर आप 24 आवर 2002 तो हम शर्मा जाते हैं यार, फोन पे 2002 आ गया। हाँ, अरे नरेंद्र मोदी ने एक फोटो खिंचवाया हुआ है स्टेशन पे, उसके पीछे हुआ है 8:02 2000। तो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा झिझक करो मोदी जी, हेजिटेट मोदी, प्लीज हेजिटेट। तो वो है कारण। दसियों वर्षों तक लोगों को ये लगता रहा नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है, मुसलमानों को मरवाया। इस चीज़ को मैंने खुद फील किया है कि मेरे साथ के कुछ लोग थे जो वाइल्ड लाइफ में थे, और इसकी बरसी पे वो उस टाइम पे एसएमएस चलते थे, एसएमएस करते थे कि हमने तो मुर्दों को नहीं जलाया, जिंदों को क्या जलाएंगे। तो मैं ये सोचता था कि यार ये हमेशा ऐसे क्यों करते हैं। तो मेरी एक उस टाइम पे एक दोस्त हुआ करती थी, सुरेश बरार, तो वो थी ये रेप्टाइल्स को देखती थी। सुरेश बरार लड़की वो बरार है भाई साहब। ऐसा होता था ना कि वो जब याहू मैसेंजर का टाइम होता था और पंजाब के ग्रुप में आप घुस जाओ तो वहां पे ये समझ में नहीं आता था कि बलविंदर जो है कौर है कि सिंह है। बलविंदर नाम से आईडी है, बलविंदर कौर है कि सिंह है। हाँ, तो है लड़की। तो मैंने उससे पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि रे नहीं पता नहीं है, वहाँ गोधरा में ऐसे ना मोदी के टाइम पे मुसलमान जला दिए गए। मैंने कहा क्यों जलाए थे, बोले वो मुझे नहीं पता। तब हमने 2012 में पहली बार ये सर्च किया और हमें पता लगा कि 59 कार सेवकों को इस तरीके से जलाया गया था। और सच बताओ 10 साल तक किसी को ये बात पता ही नहीं लगी थी। इस फिल्म में भी यही दिखाने का प्रयास किया गया है कि क्यों लोगों को ये बात पता ही नहीं थी। 2012 में आकर के किस तरीके से चीज़ें खुलती हैं। अब हम बात करेंगे कि मसीह के बारे में। भाई हम ना पूरा एक ट्रेंड देखते हैं शादियों का, जहाँ पे ना ये सफ़ेद कपड़े पहन के शादियाँ कर लेते हैं। अभी आप ये कपूर खानदान की जितनी शादियाँ हो रही हैं, यामी गौतम धर है पूरा नाम, कश्मीर की पंडित है, हिंदू है, ब्राह्मण है। उसने शादी की थी लाल जोड़े में और वो बहुत अच्छी लग रही थी उस टाइम पे। उसने वो फोटो डाला। मसीह को क्या पड़ रहा था कि भाई उसको राधे माँ बोलने का और ये सब चीज़ें का, बाद में माफ़ी मांग लेता है। कठुआ खाली राधे माँ नहीं लिखा, 4 साल के बाद माफी मांगता है। उसके ऊपर जो शब्द लिखे हैं ना, उसका टोन वेरी प्योर एंड पायस। बिल्कुल, मतलब आप जब ऐसे शब्द लिखते हैं आपका इंटेंट बिल्कुल उसके अपोजिट सरकाज़म में लिखते हैं ना आप ये। तुम उसको प्रोस्टिट्यूट एक तरह से बोल दिखाने का प्रयास कर रहा था। कठुआ वाले मामले पर राम जी के लिए कि काश अच्छा हुआ कि रावण ने मुझे उठा लिया, आपके भक्तों ने नहीं उठाया। ये सारी चीजें वो दिखाती हैं कि आप पूरी तरीके से जो हमारा सनातन धर्म है उस पर प्रहार कर रहे हो, ना कि लोगों पे। कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने चलो कठुआ में कर लिया होगा, उन लोगों पे नहीं आप बोल रहे हो। आप हमारा जो स्क्रिप्चर है सीधा सीधा आप उसके ऊपर प्रहार कर रहे हो। ये थी बात।
आज की तारीख में वेव के ऊपर चलना और ये सब चीजें हमें दिख रही हैं साफ साफ, लेकिन हमारे सामने एक समस्या है। मस्जिद के अंदर जालीदार टोपी पहन के खड़ा होकर के माता सीता के ऊपर तंज कसने वाला, ट्वीट करने वाला व्यक्ति ही कश्मीर फाइल बनाता है, दिल्ली फाइल्स बनाता है, वैक्सीन वॉर बनाता है ना। विचारधारा बदली बंदे की, लेकिन तैमूर की अम्मी ही राम जी का गुणगान करती है। बिग बीफ गाय बताने वाला गौमूत्र पीता है। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? आप लोग, हम लोग कहाँ हैं? देखिए, मैं बॉलीवुड को ना एक ऐसा गंदगी भरा, कीचड़ भरा मायाजाल समझता हूं जहां की दुनिया अलग है, वो हम लोगों से बहुत अलग है। जैसे ना देव और दानव मानते थे कि भाई देव अलग थे, असुर अलग थे, एक स्वर्ग में रहते थे, एक पाताल में रहते थे। उसी तरीके के मैं दो अलग यूनिवर्स मानता हूं। उस यूनिवर्स में, उस गंदगी में रहने के बावजूद भी हम लोगों का वो सच दिखाना कि एक भगवान राम पे इस तरीके का तंज कसने वाला और एक आर्मी की जो लोग होते हैं उनकी महिलाओं को गंदी बात में सॉफ्ट पॉर्न के माध्यम से एक तरीके से वैश्या दिखा देने वाली एकता कपूर, वो लोग ही मिलकर के हमारा सच दिखा रहे हैं। तो साला हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ ही नहीं कर रहे हैं ना। फिर हम तो गाय को माता मानते हैं, लेकिन क्या हम अपना नैरेटिव रख पाए? हम तो मानते हैं कि मेड इन भारत होना चाहिए, लेकिन क्या हम अपना नैरेटिव रख पाए? क्या हम राम जी का वो, अब हम ओम राउत को तानाजी में देख लिया तो ओम राउत बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन साले ने क्या फिल्म बनाई उसके बाद में? राम जी का पूरी तरीके से मतलब विश्वास उठ गया लोगों का कि यार ऐसी भी फिल्म हो सकती है। हम ये देखा हमने बाहुबली, भाई शिवलिंग यहाँ रख रखा है, अपने वो विभूति लगा रहा है, शिव जी का बहुत बड़ा उपासक है प्रभास, उसमें वो आया और उसने आदि पुरुष में वो राम जी का रोल कर लिया। क्या घटिया करा भाई। अक्षय कुमार को सबसे बड़ा हिंदू माना जाता था, उसने वो पृथ्वीराज चौहान बनाई। क्या घटिया फिल्म बनाई भाई। पृथ्वीराज चौहान, वो वाला सीन जब मैं देखता हूँ, हाँ यार, पृथ्वीराज जी ऐसे करो और दौड़ जाओ। हाँ, और दाढ़ी आपकी अलग हिल रही है, मूंछ आपकी अलग जा रही है, आंखें आपकी फूटी हुई अलग दिखाई दे रहा हूँ, मेकअप अलग दिखाई दे रहा है। आपने क्या बनाया? जो आपके लोग थे उन्होंने क्या किया? और जो वो लोग हैं साले जो मतलब कभी से कभी तक जिनके बारे में हम ये सोच ही नहीं सकते थे, अच्छा वो ये काम कर रहे हैं। आप ये देखो ना, ये अभी कौन सी फिल्म आई थी, ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र में भी उन्होंने ओम देवा देवा सॉन्ग हो या ईश्वर की उपासना को लेकर के या उन शक्तियों को लेकर के एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया। ठीक है, चाहे वो कुछ भी मानो, मैं मान रहा हूँ ना, वो तो है ही कराची वुड कचरा वुड, लेकिन ये जो फिल्म आई है साबरमती, इसमें जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको हिलाती हैं, जैसे कि पाकिस्तान की जीत पे मुसलमानों का खुश होना, वो वाला मैंने आपको कल फोटो उसी का ही भेजा था। हाँ। और उसके साथ ही साथ जो मौलाना है उनका पाकिस्तान भागना और अपने लोगों को भगाना, 20-25 दिन से उसकी तैयारी करना, साबरमती के जो यात्री थे उनके साथ झगड़ा करना, यानी कि फुल प्लानिंग, यानी कि कुछ भी 15 मिनट में नहीं होता है, फुल प्लानिंग से होता है। ये जो चीज़ें उसमें दिखाई गई है ना, वो बहुत ज़रूरी थी। आपने जो कहा मंकी बैलेंसिंग, अत्री जी ने भी एक ट्वीट किया था, मैंने फिल्म देखी है और उसमें मंकी बैलेंसिंग करने का प्रयास किया गया, क्योंकि उसमें एक डायलॉग आता है कि ईमानदार दोनों तरफ होते हैं। ले इसमें अगर आप एज ए स्टोरी राइटर, जैसे कि अनुज भाई कहते हैं कि आप कहानियाँ लिख रहे हो अभी, तो हाँ मैं बुक लिख रहा हूँ, कहानी लिखते टाइम ना आपको अब इससे 20 साल बाद क्या होगा ना, वो आज लिखना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें एक कैरेक्टर आती है मेहरुन्निसा नाम की, जो उन मुस्लिम लड़कों के लिए लड़ाई लड़ रही है, जो मुस्लिम लड़के मौलानाओं के द्वारा फेक गवाहों के तौर पे खड़े किए गए हैं और ताकि वो हिंदुओं के खिलाफ गवाही दें, लेकिन उन्होंने उसकी झूठी गवाही को पकड़ लिया और उन्होंने उसको बेल नहीं दिया। मौलाना ने उनको ये विश्वास दिला रखा था कि हम आपकी बेल भी करवाएंगे, इवन पैसा भी देंगे, लेकिन वो बच नहीं पा रहे हैं। जो उसकी फैमिली है उसको पता है कि मेरा लड़का उस टाइम स्टेशन पर नहीं था, तो फैमिली तो चाहेगी ना जेल से निकलवाना। तो उसके लिए कुछ एक्टिविस्ट मुसलमानों में से खड़े हुए और उनमें से एक एक्टिविस्ट थी मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा उन लड़कों को, मुसलमान लड़कों को बचाने का काम कर रही है, ना कि हिंदुओं को बचाने का काम कर रही है। तो अब यहां पर एक सीन आता है जहां पर समर कुमार कहता है कि आप ही तो बोलते हो ना कि ईमानदार लोग दोनों तरफ होते हैं, तो ऐसे लोगों से मिलते हैं चलो। मेहरुन्निसा लास्ट में जो सीन होता है मौलाना को डांटने वाला या मौलाना को मतलब उसकी औकात दिखाने वाला, मेन उसमें क्या है, उसमें ये बताना होता है कि जो उस टाइम पे क्रिमिनल्स थे उनको पाकिस्तान भगाया गया और आपकी भी जाने की तैयारियां हैं। आप एक बात बताओ कि समर कुमार या अमृता क्या मौलाना से डायरेक्ट मिल सकते थे? उनको कोई तो ऐसा बंदा चाहिए था जो उनके बीच का हो,
उनमें कोई तो बंदा ऐसा होगा जो मौलाना से मिलवा सके समर कुमार और अमृता को, तो वो कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए, पैदा करने के लिए वहां से वो चरित्र बनाया गया मेहरुन्निसा। अब मेहरुन्निसा को लेकर के ये कहोगे कि उसमें तो ये डायलॉग बोल दिया गया, तो सिर्फ आप वो डायलॉग क्यों देख रहे हो भाई? हमारे और आपके लोग तो वैसी फिल्म नहीं बना पाए, और जो उस गंदगी में रहने के बावजूद, कचरा वुड या कराची वुड जिसको हम कहते हैं, उसमें रहने के बावजूद और पाकिस्तान की इस प्रकार से छवि भी दिखा दे और हमारे देश के अंदर का स्लीपर सेल को भी एक्सपोज करने का काम करे, तो वो अच्छी चीज़ें उसमें से उठानी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि फिल्म बनाने वाला जो व्यक्ति है वो भक्त प्रहलाद है या वो एकदम से भक्त ध्रुव बन जाएगा। हमें उस तरीके की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए हाँ वो एकता ही है, हाँ वो विक्रांत मैसी ही है, वो वही लोग हैं, उसी कराची वुड में रहने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो चलो देख लो। मुझे लगता है कि अगर उसमें 90% अच्छी चीज़ें हैं तो 90% अच्छी चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए। हाँ जी, तो अभी अगर हम इस फिल्म की बात करें इन पर्टिकुलरली, जो हमने कल फिल्म देखी, जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था इस पे वो है कि पैचेस में फिल्म बहुत अच्छी हो जाती है, पैचेस में फिल्म डिप कर जाती है। एक्टिंग जो बरखा दत्त बनी है इसमें लड़की रिद्धिमा डोगरा, अमेजिंग एक्टर तो भाई साहब, क्या फाड़ दिया उसने। प्यारी लड़की है। हाँ, प्यारी लड़की है। ये देखो ये आचार्य जी है हमारे। नहीं यानी क्या यार, ये बताओ। अच्छा, मैंने देखी नहीं। अरे रिद्धिमा डोगरा तो देखी होगी। मैं भाई साहब शादी के बाद मैंने दूसरी लड़कियों को देखना बंद कर दिया है। कैमरा बंद होने दो। आचार्य जी तो कैमरे पे ही विवाह के बाद मैं नहीं देखता महिलाओं को, मैंने पुरुषों को भी अब मैं नहीं देखता। महिला नहीं है, वो लड़की है। जो भी है मैं नहीं देख पाता। हाँ जी, तो रिद्धिमा डोगरा की जो एक्टिंग है बहुत कसूती एक्टिंग भाई साहब। फिर विक्रांत मैसी का काम बहुत तगड़ा, डायरेक्शन पैचेस में बहुत अच्छा है, पैचेस में बहुत खराब हो जाता है, और जो अंतिम सीन है उसमें आप ऑन द एजेस ऑफ योर सीट हो जाओगे। यस यस, उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब उससे, और उस अंतिम सीन से बिल्कुल पहले आप यार इतनी ये क्या हो गया, हो क्या गया है, ऐसा आपको लग रहा है ये क्यों हो रहा है। फिर एकदम से जब अंतिम सीन आएगा तब आपको अरे नाइस, ये अच्छा कर दिया इन्होंने, पूरा दिखा दिया वो। हाँ ये अच्छा कर दिया। वो तो मतलब पैचेस में बहुत अच्छी हो जाती है, पैचेस में थोड़ी सी डिप कर जाती है, तो इस तरीके की वो फिल्म है। स्टोरी जो, अगर मेरा ओपिनियन है, स्टोरी में थोड़ी सी और क्लैरिटी आ सकती थी कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हुई हैं। वो उन्होंने थोड़ा पेशी करने के चक्कर में, प्रेडिक्टेबल हाँ मामला था। हाँ, प्रेडिक्ट कर सकते हो आपके यही होने अगला वाला यही होने वाला है, तो उसको थोड़ा और कैची बनाया जा सकता था, थोड़ी सी एडिटिंग उस तरीके से की जा सकती थी, वो सब चीज़ें। इसमें क्या मतलब मेन स्टोरी तो जो मुझे अभी तक समझ में आया वो दो रिपोर्टर हाँ की कहानी है। उनका एंडेवर क्या है सत्य को बाहर लाने के लिए। बेसिकली क्या है कि उन्होंने ये दिखाया है कि उस टाइम पे एनडीटीवी ने किस तरीके का भुकाल मचाया था। बिल्कुल एनडीटीवी ही है इसमें अगर वही, तो मुझे अभी तक आप लोग के बातचीत से जितना लग रहा है उसमें लेयर्स नहीं है फिल्म में। लेयर्स नहीं है इसमें सब प्लॉट्स और जितने हो सकते थे पैरेलल स्टोरी, जैसे 2-3 लोगों को, पीड़ितों को लेकर के, या तो 2-3 मिनट के ही उस तरह के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम है। हाँ, तो वो वही मतलब बच्चे को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कोई किस तरीके का वो नहीं बनाया गया। नहीं, बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आने का अर्थ उसमें उन्होंने कुछ चीजें न्यूआंसेस मिस कर दिए ना। वो तो स्टोरी के भी न्यूआंसेस मिस कर दिए, वो तो किए हैं। तो वहां पे वो प्रॉब्लम आ जाती है। अब ऑन द होल देखा जाए तो नैरेटिव के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। क्योंकि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को चुना है जिसको आपने बिल्कुल दफनाया हुआ था, जिसको छूना भी पाप था। टच ही नहीं करा भाई आप ये देख लीजिए ना, यार इन्होंने एनडीटीवी पेल मार दिया हिसाब से अगर देखा जाए तो। जिसको पता ही है एनडीटीवी है उसको समझ में आ जाएगा एनडीटीवी पेल। और गोदी मीडिया जो आज की डेट में हो रहा है, उन्होंने बता दिया गोदी मीडिया तो तब था। हाँ बिल्कुल भाई आप ये देख लीजिए ना कि आप गुजरात के बारे में सब कितनी बात की है लोगों ने, ठीक है, गोधरा के बारे में किसी ने बात नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर सबने किया, साबरमती के बारे में किसी ने नहीं किया है। हाँ जी, दोनों चीजें अलग हैं। हाँ। तो अब मेरा जो इस पूरे मुद्दे पर कहना है वो ये है कि आज से थोड़े समय पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था 72 हूरें। और 72 हूरें फिल्म, वैसे एक डायरेक्टर हैं संजय पूरन सिंह चौहान जी, भाई साहब अमेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी लाहौर। यस, आप वो फिल्म देखिए जरा, देखिए वो फिल्म आपको मतलब बंदे का दिखाएगा कि उसने कम बजट में भी वो क्या कर सकता है। आपने देखी है लाहौर?
नहीं मैंने नहीं। लाहौर एक फिल्म है जिसमें एक 2 किक बॉक्सर हैं और वो किक बॉक्सर उसमें भारत एक किक बॉक्सर है, एक क्रिकेट प्लेयर है, 2 भाई हैं। किक बॉक्सर जो है उसका मैच होता है पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ। वो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो बेईमानी से उसको हरा देता है और ऐसी जगह वार करता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है खेल के दौरान। तो जो दूसरा भाई होता है वो भी किक बॉक्सर होता है नेचुरली, परंतु उसका शौक क्रिकेट होता है तो वो क्रिकेट खेलता है। लेकिन अब भाई की मृत्यु के बाद वो कहता है मैं बदला लूंगा और वो किक बॉक्सर बनता है। लाहौर जाके उसको ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं एंड में कि बस मतलब एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है भाई वो। और इस इतना सा बजट उसमें क्या बना दिया उसने। तो 72 हूरे भी बहुत ही कम बजट में बनी हुई तो है। मेरा मानना यह है कि जब मैं 72 हूरे मैं इसलिए लेकर आया कि उस फिल्म में वो ज़्यादा ही संजय पूरन सिंह चौहान ना कुछ ज़्यादा ही कलात्मक और वो चीज़ों में घुस गया, वो नैरेटिव नहीं बना पाई। इसके बाद इन्होंने 4-5 फिल्मों का नाम लिया है, एक भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसका ट्रेलर भी बर्दाश्त करने जी। अब क्या है ना कि आप ऑन द फेस बोल के बोल दो तू ये है तू, हम क्या शब्द बोलूं, पर पॉइंट ये है कि जो फिल्में नैरेटिव बनाती है ना वो होते हैं शिंडलर्स लिस्ट जैसी। अभी आप 95-94 में वो फिल्म आई है, आज तक वो फिल्म नैरेटिव बनाते हैं। तो पॉइंट ये है कि या तो आप ये गंदगी जो है ये बनाते रहो और उसके अनुसार अभी ये फिल्म आई ना सिंघम 3 भाई वो फिल्म ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी ने बनवा दी है। इस फिल्म में भी आपको लगेगा कुछ सीन है इसमें साबरमती रिपोर्ट में वो लगेगा भैया ये तो बीजेपी को प्राइज का वो लग रहा है, स्पॉन्सरशिप लग रही है। एक सीन में वो मोदी जी का दिखाते कि भाई गुजरात 2002 में ये इतना लॉस में था और फिर 7 सालों के बाद 2007 तक गुजरात इतना प्रॉफिट करने लगा जिसकी कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं थी। क्या जरूरत थी? वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है वहां पर। मन में चोर होता है ना जिन राइटर्स के या निर्देशक के या प्रोड्यूसर के, वो ये आइटम सॉन्ग्स जो है ना बीच में ये डाल देते हैं ताकि वहां तक रिपोर्ट पहुंच जाए, ताकि कपिल मिश्रा पूरा शो आपके लिए बुक कराएं कि आइए देखते हैं। तो मेरा इसमें कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो नेशनलिस्ट नैरेटिव की फिल्में हैं वो बनती नहीं है, बनती हैं तो इतनी बकवास बनती हैं कि वो नैरेटिव को और नीचे ले जाती हैं। अब ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं साबरमती रिपोर्ट की, तो साबरमती रिपोर्ट मैंने कल अपने वीडियो में भी यही कहा है कि भाई ये आपके लिए एक बेंचमार्क बन गया है, इससे ऊपर बनाइए आप। इससे वो गंदगी में नहीं जाना है कि 2 आंखें 12 हाथ, सॉरी क्या था वो जो भी था, वो तो बहुत बढ़िया फिल्म है जो आखिर पलायन कब तक और जो भी चल रहा है। तो इस टाइप की फिल्में मत बनाइए, हाथ जोड़कर विनती है। आप हमारे नैरेटिव को कमजोर कर देते हैं। आप ये एक बेंचमार्क मान के चलिए। इसमें क्या है ना कि अब जैसे फिल्में आई थी, कश्मीर फाइल्स आई थी, इवन केरला स्टोरी, अब क्या है ना, देखो केरला स्टोरी में सब कुछ मुंह पे बोला जा रहा है खुले में, है ना, तो उसमें उसको भी ना एट टाइम्स क्या होता है लोग शक की निगाह से देखते हैं। जब आप शिंडलर्स लिस्ट देखते हो तो उसमें एक जर्मन व्यक्ति यहूदियों को बचा रहा है, लेकिन उसमें यहूदियों के साथ क्या क्या हुआ था उसको इस तरीके से चित्रित किया गया है कि आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। और वो फिल्म आप देख लेना, आज से 25-50 साल बाद भी वो नैरेटिव को बना रही होगी, जो जिस प्रकार से उसको शूट किया गया, जिस प्रकार से बनाया गया है। इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म यार। पर उसमें आप देखिए, उसमें एक नाजी सोल्जर होता है, शुरू में दिखा रहे होते हैं कि वो कैंप है, कैंप में यहूदी लोग जो हैं वो अपना कुछ पारिश्रमिक में लगे हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं, किसी उनको बैल की तरह जोत रखा है और वो अपना शौक में यूं गन लेके खड़ा है, ऊपर से फायर कर रहा है, जैसे वो उड़ाते हैं ना, उड़ती चिड़िया को मारते हैं, उस तरीके से मारता है। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा भाई। फिर एक सीन दिखाते हैं उसमें कि किस तरीके से शहर के अंदर यहूदी लोगों को मारा जा रहा है, जहाँ पर उनके घटोस थे। एक गोली मारता है, एक गोली 4 लोगों में से पार होती है। ऊपर से वो शिंडलर देख रहा होता है उसे, फिर वो भागता है कि यार क्या हो रहा है। एक सीन है जिसमें एक पुली टाइप का बनाया हुआ है, वो पुली चल रहा होता है, उसमें मृत लोग जो हैं वो ऊपर से ऐसे ऐसे जाते जाते फिर आगे खड्डे में गिरते हैं और पूरा खड्डा भर जाता है लाशों से। मतलब उन्होंने एक ऑटोमेशन सा वो कर दिया था कि वो मारो और वहां फेंको, मारो वहां फेंको, और वो भी एक यंत्र के माध्यम से के तो और उसमें राइट। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो सीन है ये किस तरीके से मैं अब देख लीजिए मेरे दिमाग में कैसे चित्रित है। उसमें वो लड़की भी होती है जो एक पूरी फिल्म में एक ही लड़की कलरफुल ड्रेस में होती है, तो छोटी सी बच्ची होती है जो,
वो भी उस पुली पे होती है। तो ये सीन जो है आपके दिमाग में चित्रित हो जाते हैं। एक सीन होता है जिसमें एक ट्रेन के अंदर उनको ऑशविट्ज़ लेकर जा रहे होते हैं यहूदियों को, और वो कई दिन से प्यासे होते हैं। तो पूरी ट्रेन भरी होती है। अब ट्रेन के अंदर शिंडलर क्या करता है, उनको पानी पिलाना होता है ना, तो वो एक पाइप लेता है और वो साथ में उसके जो जर्मन सोल्जर्स, नाजी सोल्जर्स खड़े होते हैं, उनके सामने ऐसे 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 पानी फेंकने लगता है ट्रेन के अंदर बाहर से ही, समझ रहे हैं। वो डिब्बा थोड़ा सा खुला होता है ना, तो उसमें छेद जो होता है उसमें से पानी अंदर जाता है, और अंदर जो यहूदी होते हैं वो अपना मुंह खोल कर एक एक बूंद, दो दो बूंद पानी पी रहे होते हैं। आपको दिखाएगा कि भाई किस तरीके से एक जो दर्द होता है किसी समाज का, किसी की पीड़ा जो होती है वो कैसे दिखाई जाती है। वो चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स, कश्मीर जैसे, और कश्मीर में एंड में उन्होंने, कश्मीर फाइल्स में एंड में उन्होंने करने का प्रयास किया। आधा घंटा तो उन्होंने पूरा कैच किया। तो इनफैक्ट बस्तर फिल्म अच्छे से बनी है, अच्छे से बना है, नैरेटिव भी उसमें बढ़िया है, लेकिन वही है कि वो मतलब ऑडियंस नहीं ले पाया। हाँ। तो मेरा बस्तर का फर्स्ट हाफ तो बहुत ही तगड़ा है, सेकंड हाफ में थोड़ी सी फॉल्ट। रीजन ये था ना कि जो हिंदी स्टेट है ना, वो सबसे ज्यादा फिल्में देख रहे हैं, तादाद वही है, और उनको नक्सलवाद के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है। एग्जैक्टली। अब मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जब हम साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म देखते हैं तो ये ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये अगले 20-25 साल तक नहीं, पर आपके लिए एक बेंचमार्क सेट हो गया कि भाई इससे बुरा मत बनाना। हाँ। वो फिल्म ऐसी भी नहीं है कि आपको एक डॉक्यूमेंट्री लगे, जैसे कि सावरकर हो गई थी। सावरकर अच्छी बनी है, पर वो ऐसा लगता है कि अब डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में जा रही है, ठीक है। तो वो ऐसा भी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री, वो एक थ्रिलर टाइप है जो कि थोड़ी कमर्शियल भी एंगल भी है उसमें, और लोग उसको देख सकते हैं। पैची है, मैं मानता हूँ उसमें कुछ कुछ फॉल्ट्स हैं, बट एक बेंचमार्क सेट ये करती है कि भाई इससे नीचे प्लीज मत जाओ। तो बस ये मेरा इस फिल्म पे कहना है। बाकी विक्रांत मैसी